चलिए, जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, मैं उनके साथ आज बात करने की स्थिति में हूं। और आज मैंने आज के व्याख्यान को केंद्रित किया है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पेपर नंबर 3 के अंतर्गत, अर्थात भारत के इतिहास का आधुनिक पाठ जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें से किसी एक शीर्षक को चुना हूं और उस शीर्षक को मैं तुलनात्मक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और वो शीर्षक होगा ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन, जिसमें स्थायी बंदोबस्त का जिक्र आज केंद्रित होगा। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त। तो याद रखिएगा, आज की जो चर्चा क्या होगी, वो स्थायी बंदोबस्त के रूप में होगी। तो परीक्षा में स्थायी बंदोबस्त को लेकर के आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो आपको उसमें शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, या फिर दीर्घ उत्तरीय भी पूछा जा सकता है, या फिर दीर्घ उत्तरीय पूछा जा सकता है। तो इस हिस्से से यदि दीर्घ उत्तरीय यदि पूछा जाए तो उस प्रश्न का क्या स्वरूप होगा, और यदि शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो फिर उसका क्या स्वरूप होगा, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट। तो औपनिवेशिक काल में भू राजस्व के संदर्भ से जुड़ता हुआ यह शीर्षक आपके प्रश्न का आकार कैसे लेता है, उसी की जानकारी मैं देना चाहूंगा और उसकी व्याख्या भी देना चाहूंगा। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और अभी आप जुड़ चुके हैं अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के सौजन्य से। आप अभी प्रश्नों की व्याख्या मेरे द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, वो प्रश्न कैसा हो सकता है जो सिविल सेवा के परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है, उसी संदर्भ में आपकी जानकारी में पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहता हूं। चलिए, तो मेरा प्रश्न, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की अगर बात चली है तो चलिए, एक प्रश्न आपके समक्ष दिखाई देने लगा है, उस प्रश्न को आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो प्रश्न अगर वो प्रश्न आए तो देख ही लीजिए, वो प्रश्न का स्वरूप कमोबेश ऐसा होगा कि स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इस बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी, किसानों एवं जमींदारों को क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या हानि हुई। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न की व्याख्या में प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपको स्थायी बंदोबस्त की परिभाषा देनी चाहिए, अर्थात स्थायी बंदोबस्त क्या था उसके बारे में आपको उसकी समझाने की चेष्टा करनी चाहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट आपको अपनी व्याख्या दर्ज करनी चाहिए। इसके उपरांत आप उसके दूसरे हिस्से पर जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप इतिहास के संदर्भों से जानकारियों को लिख रहे हैं, इसलिए फैक्ट्स को ही लिखना चाहिए आपको। उसमें कुछ अतिरिक्त बातें जो आपके द्वारा सृजित की गई हो, इनका स्थान कदापि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, तो आपके अगले हिस्से में प्रश्न क्या कहता है कि इस बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी, किसानों एवं जमींदारों को क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। ऐसा भी कोई प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न का आकार चाहे जैसा भी हो, यदि शॉर्ट नोट्स के जरिए आए तो आप इसकी अच्छी व्याख्या लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इस प्रश्न को बदलते हुए थोड़ा सा आकार बदल दिया जाए तो एक और प्रश्न का आकार देख सकते हैं, और वो प्रश्न कमोबेश ऐसा हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद भी अस्थायी बंदोबस्त एक प्रगतिशील व्यवस्था थी, टिप्पणी करें। यह भी प्रश्न हो सकता है कि कई मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद भी परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था थी वो एक प्रगतिशील व्यवस्था थी, टिप्पणी करें। तो यदि दो प्रश्न इस तरह के हों तो इस पर किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या व्याख्या होनी चाहिए, चलिए उसकी संदर्भ में हम लोग आपसे साझा करते हैं। तो चलिए, आपकी व्याख्या अब गतिमान स्थिति की ओर आगे बढ़नी चाहिए। तो आप सर्वप्रथम क्या करते हैं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखने की कोशिश करें कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जनक के संदर्भ में मैं बताऊं कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो व्यवस्था था, इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो टू द पॉइंट बातों बताते हुए काम की बातों को ही दर्ज करना चाहिए। इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं और 1790 ईस्वी में इस व्यवस्था को अस्थायी तौर पर लाया गया था, अर्थात टेम्पोररीली इस व्यवस्था को लाया गया था, लेकिन 1793 ईस्वी में इसे स्थायी कर दिया गया था। 1793 ईस्वी में इसे परमानेंट कर दिया गया था, ये आप दर्ज करेंगे। उसी तरह से आप आगे अपनी बातों को ले जाते हुए कहते हैं कि इसी व्यवस्था को
है ना, यहाँ पर आप कहना चाहिए आपको कि इसी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या फिर कहा जाए तो इस्तकरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये जो दो शब्दावलियां हैं, जमींदारी व्यवस्था भी इसी का नाम था और इस्तकरारी व्यवस्था भी इसी परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न का स्वरूप बदल दिया जाए तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी के अनुरूप अपने जवाब देंगे। आगे आप लिखते हैं कि इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र और बनारस एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो यूं कहा जाए कि परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था थी वो उसका दायरा जो था वो इन क्षेत्र विशेष तक था, अर्थात बंगाल में भी ये परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी, पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में, उड़ीसा में और उड़ीसा के क्षेत्र, बनारस और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, किसके लिए अधिकृत था, कौन उसके अधिक लाभुक थे, इसी की चर्चा आज के इस व्याख्यान में दर्ज होनी चाहिए। तो परीक्षा में भी आप उसी तरह से अपनी बातों को लिखेंगे। अर्थात कहा जाए तो समस्त भूमि का, यहाँ याद रखा जाए तात्कालिक समय पर जो तमाम भूमि इस क्षेत्र विशेष में थी उस भूमि का कहा जा सकता है तो लगभग 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये जो प्रतिशतता है आप जरूर दर्ज करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दर्ज की गई थी वो समस्त भूमि के 19% भाग पर दर्ज की गई थी। और इस बंदोबस्त के आधार पर जमींदारों को, जो जमींदार हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, उनसे 10 वर्ष के लिए अनुबंध किए गए थे। अर्थात जो एग्रीमेंट अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो जमींदारों के साथ किया गया था उस भूमि पर उत्पादन के लिए या भूमि पर अधिकार के लिए, वो 10 वर्ष का टेन्योर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए अपनी बातों को लिखते हैं कि इस व्यवस्था में राजस्व का 10/11% हिस्सा सरकार को जाता था, जबकि केवल 10वां हिस्सा जो था वो जमींदारों को जाता था। यूं कहा जाए कि यदि 11 भाग उत्पादित वस्तुओं के होते थे उसमें 10 हिस्से अंग्रेजों के नाम जाते थे और एक हिस्सा जो होता था वो जमींदारों के नाम होता था। तो ये व्यवस्था को इस संदर्भ में समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को इसी तरह से दर्ज करते हुए आपको दर्ज करना है। अब थोड़ी सी सांकेतिक जानकारी इस व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में जो परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए बता रहा हूं। आपको मेंस की तैयारी कराने के लिए ही मैं इस तरह की जानकारियां दे रहा हूं। हाँ, इसमें आप अपनी कलात्मक प्रस्तुति से नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन एक तरह से एक स्केलेटन है, एक खाका है जो आपको परीक्षा में इससे इतर कुछ, जो इससे कमतर लिखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये आप इस बात का ख्याल रखेंगे। तो आप लिखते हैं कि इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर आपकी नज़र जानी चाहिए। तो क्रमिक रूप से आपकी व्याख्या आगे लेती है रफ्तार कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था, अर्थात परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था में जमींदार ही भूमि के स्वामी हुआ करते थे। उस समय अंग्रेजों के द्वारा ये इनको दायित्व दिया गया था। जबकि अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसान जो थे, जो रैयत जो थे, वो भूमि के असली स्वामी हुआ करते थे और उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता था। जो एग्रीमेंट किया था उन्हें, ये उस समय तक उनकी भूमि से उसे वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे निश्चित लगान सरकार को देते थे। अर्थात सरकार को जो लगान उनके द्वारा जो किसानों से ली जाती थी और जो जमा कराई जाती थी, वो तब तक उनके साथ वो व्यवस्था लागू थी जब तक वो लगान देने की स्थिति में रहते थे। जब उनके द्वारा लगान देने की स्थिति में लगान जमा नहीं होता था, उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते थे। तो ये थी उसके बारे में परमानेंट सेटलमेंट की जो स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में। दूसरा, इसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तो अगली बात ये आती है समझ में कि जमींदार भूमि के मालिक होने के कारण भूमि या खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। तो जमींदारों के साथ ये संदर्भ था कि वो अधिकृत थे अपनी जमीनों को खरीदने के लिए भी और जमीनों को बेचने के लिए भी। साथ साथ सरकार को किसानों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, चूंकि बीच में जमींदार थे, कृषकों से कोई संदर्भ नहीं था अंग्रेजों का, इसलिए किसान इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी व्यवस्था से बिल्कुल अलग थलग थे। जमींदार ही केंद्रित विषय हुआ करते थे। आगे इस पर लिखनी चाहिए आपको बात कि
लगान की जो निश्चित धनराशि बिना न्यायालय की आज्ञा से बढ़ाई नहीं जा सकती थी। ये इस परमानेंट सेटलमेंट की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है कि लगान की जो निश्चित धनराशि होती थी, लगान का जो निश्चित धनराशि होता था, वह बिना न्यायालय की आज्ञा से बढ़ाई नहीं जा सकती थी। मतलब एक तरह से न्यायालय का इसमें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष दबाव था कि बिना ज्यूडिशरी परमिशन से, अप्रूवल से किसी तरह की लगान की राशि जो है सो है ना, धनराशि बढ़ाई नहीं जा सकती थी। ये थी उसकी प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में। आगे अगर इस पर कुछ नई बातें जोड़ी जाए तो ये भी जानकारी जोड़नी चाहिए आपको कि जमींदारों को नित्य प्रति दिए जाने वाले उत्तराधिकार के शुल्क से भी मुक्त मिल गई थी। अर्थात अगर विशेषताओं की बात किया जाए तो ये बात, इस बात को भी दर्ज करना चाहिए कि जमींदार जो हुआ करते थे, वो जमींदारों को नित्य प्रति दिए जाने वाला जो इनहेरिटेंस था, जो उत्तराधिकार था, उसके शुल्क से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। तो विशिष्टताओं के संदर्भ में इतनी बातों को लिखना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा अगर मैं कहूँ कि अगर इसके गुणों की बात की जाए, स्थायी बंदोबस्त के गुण क्या है, तो ये भी व्याख्या का हिस्सा हो सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के गुणों की भी चर्चा करें। तो आप लिखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली के क्या क्या गुण थे। तो आप लिखते हैं कि भू राजस्व को स्थायी बनाने से कृषि सुधार की प्रेरणा जमींदार तथा कृषकों को मिली। अगर इसके प्लस पॉइंट्स को देखा जाए तो आप इस दृष्टि की ओर सोच सकते हैं कि भू राजस्व को परमानेंट बनाने से क्या हुआ, इस सिस्टम को परमानेंट बनाने से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की प्रेरणा, मोटिवेशंस मिला। किनको? जमींदारों को भी मिला कालांतर में, और कृषकों को भी कालांतर में ये मिला। ये इसके पॉजिटिव फैक्ट को ले सकते हैं। दूसरा, अगर दूसरे लाभ इसे गुणों के संदर्भ में देखी जाए तो इस प्रणाली के बाद बंगाल में एक तरह से देखा जाए तो किसी तरह का कोई फैमिन, अकाल नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि दैवीय प्रकोप के समय भी उसके पास अर्थात इतना सरप्लस धन हुआ करते थे जमींदारों के पास कि वो अकाल की स्थिति से उबर जाते थे। तो ये चीज इसके गुणों के संदर्भ में देखी जा सकती है। तो वही मैंने इसको दर्ज कराया है कि इस प्रणाली के बाद बंगाल में कोई अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि दैवीय प्रकोप के समय भी उनके पास इतना पर्याप्त धन या अन्न लगने लगा था कि वे अपनी सुरक्षा कर सके थे। तो इसे भी आप गुणों के संदर्भ में दर्ज कर सकते हैं। आगे आप इसमें जोड़ते हैं नई बातों, अर्थात गुणों के संदर्भ में दूसरा गुण जोड़ा जाए कि जमींदारों और कृषकों में अपनी भूमि के प्रति ममत्व, एक तरह से अफेक्शन, एफिनिटी जो है भूमि के प्रति जमींदारों का जगने लगा था, कृषकों का भी जगने लगा था। उसकी भावना विकसित हुई और वो अपने परिश्रम और लाभ उठा करके समृद्ध होने लगे। कुल मिलाकर जमींदारों को अपने आउटपुट का ख्वाहिश रखने लगा कि वो जितना ज़्यादा आउटपुट देंगे उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा पार्ट उनके हिस्से आएगा। उसी तरह से उन पर आश्रित जो कृषक थे उन्हें भी लगने लगा कि जितना वो परिश्रम करेंगे उसके एवज में उनको कम से कम उनका जीविका चलेगी। तो एक तरह से इनके गुणों के संदर्भ में आप स्थायी बंदोबस्त की इस व्यवस्था को देख सकते हैं। आगे आपको लिखना चाहिए कि इस प्रणाली के लागू करने के समय भूमि कर, जो लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेस थे, वो किराए का कहा जाए 90% निर्धारित किया गया था, 90% निर्धारित किया था, जो कि स्थायी बनने के कारण, परमानेंट सेटलमेंट होने के कारण, कृषि सुधार के कारण 28% ही रह गया था। तो एक तरह से इसे गुणों के संदर्भ में जोड़ने की जरूरत है कि जो लैंड टैक्सेस जो थे, जमीनों में लगने वाले जो टैक्स थे, वो जो उसके बाद परमानेंट होने के बाद चूंकि जमींदारों के अधीन आ गया था, तो अब वो टैक्स की जो राशि थी वो 90% से घट करके 28% तक रह गई थी। इन बातों को भी आपको दर्ज करना चाहिए। आगे आप गुणों के संदर्भ में अगली बात लिखते हैं कि भू राजस्व की इस प्रणाली के कारण, अर्थात लैंड रेवेन्यू सिस्टम की इस प्रणाली के कारण हुआ क्या था, वो आप उसको देखने की जरूरत है। इस प्रणाली के कारण काफी भूमि जो बंजर हो गई थी, जो बैरन हो गई थी, उस कृषि योग्य बन गई बाद में, अर्थात जिस पर कल्टीवेशंस किया जाने लगा या अयोग्य भूमि को योग्य बनाने की प्रयास भी इस सिलसिले में हुए ताकि मैक्सिमम कल्टीवेशन किया जा सके। तो बंजर भूमि भी, जो काफी भूमि उस योग्यता के कारण, अर्थात भू राजस्व की इस प्रणाली के कारण काफी भूमि जो बंजर हो गई थी अब कृषि योग्य बन गई तथा सरकार को उससे आय भी होने लगी थी। तो चूंकि मैक्सिमम उत्पादन पर उनकी नजर जाने लगी जमींदारों को और उन पर आश्रित कृषकों को, इसलिए बंजर भूमि भी कुल मिलाकर के उपजाऊ होने लगी और अंततः सरकार उससे लाभ की स्थिति पर आ गई। आगे आप लिखते हैं इसी लाभ की दिशा में कि एक निश्चित स्थायी भू राजस्व के बदले एक निश्चित भू राजस्व
निश्चित स्थायी परमानेंट भू राजस्व के बदले जमींदारों और कृषकों को सरकार की ओर से जान माल की सुरक्षा भी मिल गई। एक तरह से इंश्योरेंस सा मिल गया कि यदि किसी तरह की कैजुअलिटी होती है या किसी तरह की परेशानी होती है तो मैक्सिमम जो आपके द्वारा लगान प्रस्तुत किया जाएगा, दिया जाएगा, उसके एवज में जीविका राशि या उसके संदर्भ में किसी तरह की कोई घटना हो तो उसकी सुरक्षा भी मिल सकती है। तो इसे भी आप गुणों के संदर्भ में देख सकते हैं। आगे आप दर्ज करते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उनके कर्मचारियों को लगान की व्यवस्था करने की मुक्ति मिल गई। अब वे प्रशासन की ओर अधिक फोकस्ड होने लगे, क्योंकि जब उनका वर्क डाइवर्सन हो गया, अर्थात वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो लगान लेने की जिम्मेवारी अब उनकी नहीं रह गई, वो जमींदारों के नाम आ गई। ऐसी स्थिति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, अब वो फोकस्ड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में और पूरी तरह ये दायित्व जमींदारों के अधीन आ गया। तो इसे भी आप इसके गुणों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी दृष्टिपात करते हैं इसके दोष के संदर्भ में, तो यदि स्थायी बंदोबस्त का ये गुण था तो इसके दोष क्या थे, उस पर भी नजर जानी चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा उनके दोषों के संदर्भ में कर लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के दोषों के संदर्भ में देखा जाए तो भू राजस्व चूंकि परमानेंट होने के कारण कुछ स्वार्थी जमींदार कृषकों से दुगना कर वसूल करके उन पर अत्याचार करने लगे थे। तो दोयम चरित्र वाले कुछ इस तरह के जमींदार भी हुआ करते थे जो किसानों पर अत्यधिक अत्याचार करते हुए उनसे जो है उनसे दुगना कर, उनके द्वारा किए गए श्रम पर दुगना टैक्सेस इम्पोज करके उन पर एक तरह से कहा जाए तो अत्याचार करने लगे थे। इसी तरह से देखिएगा, दोषों की बात चल रही थी। तो आगे मैं लिखता हूं कि जमींदारों के अत्याचारों के कारण, जमींदारों के द्वारा जो किया गया था अत्याचार किसानों के ऊपर, तो उसके कारण रैयत अर्थात किसान जो है जमींदारों के दास के रूप में रह गए। कुल मिलाकर को पूरी तरह स्लैब के रूप में दिखने लगे, है ना, पूरी तरह वो चंगुल में आ गए जमींदारों के, और ये उसके दोषों के संदर्भ में माना जा सकता है। आगे मैं लिखता हूं कि इसको इस संदर्भ में देखा जाए, थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए कि भारत में उस समय में, तात्कालिक समय में, अर्थात तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के संदर्भ में बात बोल रहा हूं, तो भारत में उस समय रेलों, है ना, जो रेलों की व्यवस्था विकास हो रही थी, रेल का जो विकास हो रहा था, उस विकास में अत्यधिक धन खर्च होने के कारण अंग्रेज एग्रीकल्चर की उन्नति हेतु सिंचाई हेतु या एग्रीकल्चर की उन्नति हेतु सिंचाई पर ध्यान नहीं दे सके, अर्थात कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो उस कालखंड में कुछ समानांतर प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किसी दूसरे सेक्टर्स पर भी किया जाने लगा, जिससे अंततः जो है स्थायी परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, उसका सीधा इम्पैक्ट, उसका प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं देखने को मिला, क्योंकि उसी वक्त उसी कालखंड में रेलों का विकास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में धन का खर्च उधर डाइवर्ट हो गया। ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर का या इरिगेशन पर अंग्रेजों का फोकस नहीं हुआ। फलतः क्या हुआ, कृषि उत्पादन उससे प्रभावित हुआ। तो ये इसके दोषों की सूची में आता है। आगे लिखना चाहिए आपको कि लैंड रेवेन्यू उसका अर्थात भू राजस्व के से एकत्रित धन अंग्रेजों के द्वारा अब क्या किया जाने लगा, विदेश भेजा जाने लगा। जो यहाँ से जो कलेक्टिव अमाउंट हुआ करता था वो सीधा विदेश भेजा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब विदेश भेजा जाएगा तो भारत से इतना ही नहीं, भारत से कच्चा माल खरीदने और मशीनों से उत्पादित माल भारत में बेचने पर खर्च किया जाता था। कुल मिलाकर के जब अमाउंट ही वहाँ चला जाएगा तो कच्चे माल की खरीदारी हेतु और मशीनों से उत्पादित माल को भारत में बेचने पर ज़्यादा खर्च किया जाने लगा, अर्थात फाइनेंस का डाइवर्सन किया गया, जिसके कारण स्थायी बंदोबस्त का जो सकारात्मक प्रभाव देखा जाना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इससे कृषि पर आधारित उद्योग की अवनति होती चली गई। तो ये भी इस गुणों के संदर्भ में ये भी बातें आपको दर्ज करनी चाहिए। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई उसमें आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैंने परिचय बताया, उसके बारे में मैंने उसकी विशेषताओं के बारे में बताया, अब उसके गुणों के बारे में भी चर्चा हो गई, थोड़ी सी दोषों के बारे में भी चर्चा हो गई। इस स्थिति में यदि एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की बात अब आती है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए वो भी आप देखने की कोशिश करेंगे। तो आप कुल मिलाकर के चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए, चाहे महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए,
चाहे वो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष में आप ये लिख दर्ज करते हैं कि निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लोकहित की दृष्टि से तो लाभदायक सिद्ध हुई थी। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो तात्कालिक रूप से वो लाभदायक सिद्ध तो हुई थी। फिर भी कहा जाए तो कंपनी ने भारत की में राजस्व उगाही के लिए ये जो व्यवस्था अपनाई थी, ये कुल मिलाकर के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उनके द्वारा जो एफर्ट किया गया था, राजस्व उगाही के लिए जो व्यवस्था अपनाई थी, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था? उसका अल्टीमेट उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व वसूलना, ना कि किसानों के रत्ती भर की भलाई करना। तो ये आपको प्रभावपूर्ण निष्कर्ष में जरूर दर्ज करना चाहिए कि चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो महलवाड़ी की बात की जाए, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, तीनों में कमोबेश निष्कर्ष यही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजस्व उगाही के लिए जो व्यवस्था उनके द्वारा अपनाया गया, उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि भू राजस्व वसूलना था, ना कि किसानों का रत्ती भर भी भलाई करना। तो इस चीज़ को आप दर्ज करते हुए अपनी बात को आप संपूर्णता के विराम की ओर ले चल सकते हैं। और यही कारण था कि धीरे धीरे भारतीय कृषि व्यवस्था बर्बाद हो गई। तो प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था एक लंबी अवधि तक फिक्स हो जाने के बाद, जहां एक तरफ जमींदार उसके लाभार्थी दिखने लगे, किसान उसके लाभार्थी दिखने लगे, लेकिन इसके दूरगामी जो प्रभाव मिले वो एग्रीकल्चर, उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर सबसे ज़्यादा कुछ हुआ तो एग्रीकल्चर व्यवस्था जो था वही सबसे ज़्यादा, इंडियन एग्रीकल्चर जो है सो एक तरह से रूइंड हो गया। तो ये जो जानकारियां थे, इस पर केंद्रित करके 2-3 तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। या तो शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, या तीनों भू राजस्व ये जो व्यवस्था थी उसके संदर्भ में भू राजस्व प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसका तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। तो जो भी हो, यदि जैसी संदर्भ में जानकारियां हो जो आपके सिलेबस में दर्ज है, आप एक सम्मानजनक और एक अनुशासित तरीके से आप अपने व्याख्यान को दर्ज करते हैं तो निसंदेह आप अच्छे अंक के पात्र बनेंगे। तो बहुत जल्दी इसी तरह से नवीनतम प्रश्नों के साथ, नवीनतम विषयों के साथ मैं कुछ जानकारियां लेकर आऊंगा और आपसे इसी तरह से साझा करता चला जाऊंगा ताकि आप परीक्षा उपयोगी जानकारियों को संकलित करते चलें। तो आप इंतजार कीजिए, और यदि आपको आज का ये सत्र पसंद आया हो तो आप उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ साझा करें। मैं बहुत जल्दी नए विषय के साथ आपकी उपस्थित होने की तैयारी में हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।